हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 10 के इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना के बारे में हमने अध्ययन और अध्यापन किया था। आज हम उसी राष्ट्रीय जागृति को आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की और उससे संबंधित घटनाओं की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है। प्रारंभिक दिनों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीके से राष्ट्र को नेतृत्व दिया था, लेकिन इसके बाद नेतृत्व की बागडोर आ गई उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में। उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने देश के प्रति अपने असीम प्रेम, बलिदान की भावना और साहस की भावना को भरकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेतृत्व ने अपने विरोध और प्रतिरोध के विचारों से राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी एक नई पहचान दी, एक नई दिशा दी। क्रांतिकारी आंदोलनों की एक विस्तृत श्रृंखला ने जनता के सामने साहस और बलिदान के नए नए उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से जनता के अंदर जागृति आई कि हमें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलनों की एक विस्तृत श्रृंखला हुई और इस वजह से लोगों के अंदर एक साहस, एक ऊर्जा और राष्ट्र प्रेम की ज्वार जैसी भावना उत्पन्न हुई और लोगों के अंदर एक अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना जागृत हुई और जिसका लक्ष्य केवल रहा भारत की आज़ादी, इससे कम कुछ भी नहीं। इस आंदोलन में बहुत सारे हमारे सेनानी आगे आए, जिनमें प्रमुख थे श्रीमती एनी बेसेंट, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इन एक लंबी श्रृंखला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करने की ठान ली और भारत माता को आज़ादी प्रदान कर दी। हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबद्ध जितने भी नेता थे, इनकी सबकी अपनी आंतरिक ऊर्जा थी, इनका अपना आंतरिक ओज था, जिसने अपने चारों ओर एक आभा मंडल स्थापित किया। आज हम उसी राष्ट्रीय आंदोलन, उसी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ने का सिलसिला आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन से। स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं आज हम देखने जा रहे हैं बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। जैसा कि हमने राष्ट्रीय क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसको देखा था कि किस तरह से बंगाल का विभाजन किया और उसने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाया। हम इसी बंगाल विभाजन को आज विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय अगर कोई था तो वह था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन को समझने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर बंगाल का विभाजन करना क्यों जरूरी था। यदि मैं आपको कहूँ कि बंगाल का ही विभाजन था जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी थी, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह बंगाल जो है एक विशाल प्रांत था अंग्रेजों के समय में। बंगाल जो है क्षेत्रफल में फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि जनसंख्या में फ्रांस से भी दुगना था। लगभग 8 करोड़ के आसपास उस समय बंगाल की जनसंख्या हुआ करती थी। और लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन किया जाना संभव नहीं है और इसी वजह से इसका विभाजन करना प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी है। यह लॉर्ड कर्जन का कहना था, जैसा कि लॉर्ड कर्जन चित्र में दिख रहा है आपको। अपने इस विभाजन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना आखिर बना ही डाली। इस तरह से उसने निश्चय कर लिया कि एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल हम तैयार करके रख देंगे, विभाजित करके रख देंगे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर पूरे बंगाल में तेजी से फैल गई और विरोध की आवाज़ें उठने लगीं। कर्जन विभाजन की आड़ में हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैलाना चाहता था। दिसंबर 1903 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की लोगों को जानकारी हुई, तो वे इसके विरुद्ध आंदोलन करने लगे, इकट्ठे होने लगे।
केवल पूर्वी बंगाल में ही इस विभाजन के विरोध में 500 से अधिक बैठकें हुई। विभाजन के विरोध में लगभग 40 से 50,000 पर्चे छपवाकर पूरे बंगाल में बांटे गए और इसी क्रम में कोलकाता के टाउन हॉल में विरोध में कई विशाल सभाएं भी हुई। लॉर्ड कर्जन का ये मत था कि बंगाल जो है वह फ्रांस जितना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि उसकी जनसंख्या फ्रांस से भी दुगनी है। ऐसी स्थिति में इस सारे बंगाल प्रांत का किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था करना संभव नहीं है और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चले, लॉ एंड ऑर्डर भली भांति वहाँ पर उसका पालन हो, इसके लिए फ्रांस को 2 भागों में बांटना जरूरी था। हालांकि इस मंशा के पीछे उसकी कुटिल राजनीति छुपी हुई थी और उस कुटिल राजनीति में ये था कि बंगाल में 2 हिस्से थे। पूर्वी बंगाल जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय बहुतायत में था और पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र जहाँ पर बिहार और उड़ीसा का भी हिस्सा था वह हिंदू बहुतायत क्षेत्र था। बंगाल चूँकि राष्ट्रीय चेतना का केंद्र हुआ करता था, जिसे हम अभी आगे देखेंगे, उस राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता को उत्पन्न करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह चाल आखिर चल दी। चलिए हम देखते हैं कि वह इसमें कितना कामयाब हुआ। व्यापक जन विरोध के बाद भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। विभाजन के विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाया गया और जगह जगह विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ले ली गई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा भी कर दी गई। इस प्रकार यह निर्णय ले लिया गया जब लॉर्ड कर्जन से अनुरोध किया गया, लॉर्ड साहब आप एक काम कीजिए, इस बंगाल विभाजन की योजना को रद्द कर दीजिए, लेकिन उसने नहीं माना और 19 जुलाई 1905 को उसने बंगाल विभाजन की घोषणा करवा दी। लोग इसके विरोध में बैठे हुए थे, चूँकि 2 साल से ये बात सुनने में आ रही थी 1903 से कि बंगाल विभाजित किया जाएगा। लोगों ने अवसर हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने स्वदेशी का उपयोग करते हुए विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेना आरंभ कर दी और बंगाल के विरोध के लिए अपने सर पे कफन बांध ही लिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। अब कैसे हो गया प्रभावी? बंगाल का विभाजन तो हो गया, लेकिन किन किन क्षेत्रों को कहाँ कहाँ भेजा गया, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल को हटा करके जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका के 3 जिले सम्मिलित थे। इस भाग में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की अपेक्षा अधिक थी और इस प्रांत की राजधानी बनाया गया ढाका को। राजशाही और चटगांव इस वक्त बांग्लादेश का हिस्सा हैं, जो कि राजशाही का हिस्सा इधर आता था, चटगांव इधर आता है और ढाका यहाँ पर है। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो दूसरे हिस्से में अगर अब हम पहले हिस्से को हटा देते हैं, दूसरे हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत तैयार कर दिया गया। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की अपेक्षा हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी और इस प्रांत की राजधानी बनाई गई कोलकाता को। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल के 2 भाग कर दिए गए, एक भाग की राजधानी ढाका और दूसरे भाग की राजधानी कोलकाता बना दी गई। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं किया गया था, बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। राजनीतिक कारण क्या थे? लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर इसे कमज़ोर करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर संगठित होकर एक शक्ति बने हुए हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसको किसी भी तरह से आपस में भिड़ाया जाए और अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की अपनी पॉलिसी को बनाए रखें। यह लॉर्ड कर्जन की कुटिल नीति का परिणाम था बंगाल विभाजन। विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, जुलूस निकाले, हड़ताल घोषित की और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज हमें बांटकर हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। आंदोलन के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय, आनंद मोहन बोस आदि नेताओं ने
विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करके विरोध के स्वर मुखर किए। यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं ये उदारवादी दल के नेतृत्व करता हुआ करते थे। बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को एक नई दिशा दे दी। बंगाल विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल में इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, हड़तालें घोषित कर दी और वंदे मातरम का गान गाते हुए लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का शंखनाद कर दिया। लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधकर यह बतलाने का प्रयास किया कि अंग्रेज कितना भी कोशिश कर लें, अंग्रेज कितना भी प्रयास कर लें, हम लोगों को आपस में बांट नहीं सकते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम और सारा बंगाल एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। अंग्रेज किसी भी तरह से हमारी एकता को बाधित नहीं कर सकते हैं। बंगाल के विभाजन ने उग्र राष्ट्रवादियों को अपने प्रमुख अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया था, इस आंदोलन के बाद उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को तेज करने का ठान लिया। चलिए हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जो राष्ट्रवादी नेता थे वह स्वदेशी को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे। स्वदेशी समर्थकों का विचार यह था कि भारत और ब्रिटेन के हित परस्पर विरोधी हैं, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। भारत अपने स्वराज के लिए लड़ रहा है जबकि ब्रिटेन भारत में रहकर भारत के आर्थिक शोषण में लगा हुआ है और ब्रिटेन को छोड़ने के लिए उसके व्यापारिक हितों पर आघात करना बहुत आवश्यक है। जब राष्ट्रवादियों ने यह सोचा कि हम जब तक ब्रिटेन के व्यापारिक हितों पर चोट नहीं करेंगे, ब्रिटेन भारत को छोड़ने वाला नहीं है। स्वदेशी के जो समर्थक थे वे देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए और बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर जोर देने लगे। स्वदेशी के विचार को कार्य रूप देने के लिए राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस इत्यादि के उद्योग स्थापित किए तथा राष्ट्रीय बैंक भी उन्होंने आरंभ कर दिए। इस प्रकार राष्ट्रीय बैंक को आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं को खोला जाना आरंभ हुआ। धीरे धीरे स्वदेशी जो है वह देशभक्ति का प्रतीक बन गया। राष्ट्रवादियों के मन में ये बात आने लगी थी कि अगर हमें अंग्रेजों को इस देश से भगाना है तो उसके व्यापारिक हितों पर चोट करना होगी और उन्होंने ऐसा आरंभ भी कर दिया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। स्वदेशी अपनाने से दो फायदे हो रहे थे। पहला फायदा अंग्रेजों के व्यापारिक हितों पर चोट होती और दूसरा वे छोटे उद्योग, वे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जिन पर अंग्रेजों के आने के बाद से ग्रहण लग गया था, उन उद्योगों को पुनर्जीवित करना। इस तरह से राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार के माध्यम से भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय कारीगरों के आमदनी के लिए स्रोत खुलना आरंभ हो गए। राष्ट्रवादी न केवल स्वदेशी अपनाने की बात करते अपितु विदेशी सामग्री का बहिष्कार की भी बात करते और इसलिए उन्होंने विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार किया और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने रास्ते खोले। राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की जाने लगी और उन बैंकों की स्थापना के लिए फंड जो है वह इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रवादी निकल पड़े। चलिए हम आगे समझते हैं। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार भी किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अब देवनागरी लिपि में ही लिखने पर जोर दिया जाएगा। बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के समय 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और 1905 में पहली बार वंदे मातरम गीत कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जहां था वहां पर गाया गया। उदारवादी राष्ट्रवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच तनातनी के माहौल में बनारस का अधिवेशन हो गया और जब बनारस का अधिवेशन हुआ तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज जैसी बातों को स्वीकार कर लिया और उस समय दोनों के बीच में जो स्थिति विस्फोटक हो सकती थी वह होने से बच गई और कांग्रेस ने
बनारस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाते हुए उग्र राष्ट्रवादियों के जोश का सम्मान किया। रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन खूब फला फूला। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास को इस आंदोलन को नई दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता इस आंदोलन के माध्यम से जन संघर्ष उत्पन्न करना चाहते थे और उन्होंने स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को लक्ष्य बना लिया था। उदारवादी नेतृत्वकर्ता जो आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, इस आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता थे उन्होंने कमान अपने हाथों में ले ली थी। जनता उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेतृत्वकर्ताओं के साथ में थी और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लीडर्स ने इस आंदोलन को बंगाल से निकाल करके सारे देश में फैला दिया था। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने इस आंदोलन के समर्थन में, इस आंदोलन के पक्ष में अनेक विचार, अनेक योजनाएं और अनेक बातों को जनता के सामने रखा ताकि जन समर्थन उनको हासिल हो सके। उन्होंने व्यापक जन चेतना के माध्यम से राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, अपितु उन्होंने समस्त सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, अदालतों का बहिष्कार किया और जितनी उपाधियां उनको अंग्रेज सरकार ने दी थी, उन सारी उपाधियों को भी उन्होंने परित्याग कर दिया और इस तरह से इस आंदोलन को एक बहुत विशाल पटल पर वो लेकर गए। अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनका तो यह मानना था यदि अंग्रेज इस आंदोलन का विरोध करते हैं, हिंसक रूप से विरोध करते हैं, तो हमको भी उनका हिंसक प्रतिरोध करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस आंदोलन को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने की जो प्रक्रिया थी, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। लोग विदेशी वस्त्रों की होली तो जला ही रहे थे और अब उन्हें स्वदेशी अपनाने के लिए एक नया रास्ता भी मिल चुका था। घरों की महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दिया। विदेशी चीनी मिलों में बनी शक्कर से घरों में चाय बनना बंद हो गई, मिठाइयाँ बनना बंद हो गई। मिठाई की दुकानों में लोगों ने अंग्रेज कंपनियों से शक्कर खरीदना बंद कर दी, अंग्रेज कंपनियों से जो भी सामान बनता वो बंद कर दिया। और तो और भारत के धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोना और उन पर प्रेस करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके अलावा मंदिरों में जो पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने विदेशी शक्कर से बनी हुई मिठाई को भगवान को अर्पित करने से मना ही कर दी। इस प्रकार अब भारतीय चेतना पूरे तरीके से स्वराज प्राप्ति के लिए तैयार हो चुकी थी। इस प्रकार इस आंदोलन की व्यापकता से भारतीयों के मन में स्वराज की धारणा बलवती हो गई। अब हम चलते चलते बंगाल विभाजन और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के क्या प्रभाव हुए और उस प्रभाव का क्या महत्व हुआ, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सन 1905 के बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम सामने आए, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इसके प्रमुख प्रभाव जो थे वो इस प्रकार थे। बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ, स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा, जिससे मृत प्राय हो चुके हथकरघा, रेशम, बुनाई आदि पारंपरिक दस्तकारी उद्योगों को नवजीवन हासिल हुआ। बंग भंग के कारण स्वावलंबन की भावना का भी विकास हुआ। यह आंदोलन स्वावलंबन हुआ और आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ। लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना पैदा हुई। अपनी प्रगति के लिए वे स्वयं आगे आए और आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योग भी अस्तित्व में आए। शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। इसी के साथ बहुत कम समय में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। देशी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन सभी में पाठ्यक्रम तैयार किया गया। बंग भंग के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद मोहम्मद आदि के लिखे गीत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रेरणा स्रोत बने।
बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए समय समय पर वह मुस्लिम संप्रदायों को भड़काया भी करते थे। अंग्रेज़ों के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का गठन भी उसी दौर में हुआ। अंग्रेज़ों के इशारे पर ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के 6 वर्ष के शासनकाल ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को वास्तविक रूप में बदल दिया। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सशक्त अस्त्र के रूप में भारतीयों के हाथ लग चुका था। इस तरह से बंगाल विभाजन के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई चेतना का विकास हुआ। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बंगाल का विभाजन कुटिलतापूर्वक राष्ट्रीय जागृति आंदोलन का केंद्र होने के कारण उसका दमन करने के लिए किया था, लेकिन इसका अलग ही प्रभाव पड़ा। हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेता इसको बंगाल से बाहर निकालकर पूरे देश में ले गए, हड़तालें की, जुलूस निकाले और राष्ट्रीय चेतना का एक नया अध्याय आरंभ कर दिया। बंगाल विभाजन के बाद से जो भारत में आज़ादी की ललक, स्वराज हासिल करने की जो ललक पैदा हुई, वो 1947 तक अनवरत चलती रही बिना रुके हुए। इसके बाद अगले वीडियो में हम सूरत की फूट को समझेंगे। उसके पहले आप लोग इन 5 प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। तो चलिए आप लोग इन 5 प्रश्नों को हल करते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।